हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। अपना जो प्रीवियस टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर चल रहा था, और डी एंड एफ ब्लॉक में जो टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ था वो था ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में अपन बताएंगे। तो उसके बाद में अपन एक और प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। अपन बताते हैं इसमें कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो जनरली कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं उसका रीज़न अपन समझते हैं। देखो, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है इसमें हाफ फिल्ड डी सब सेल्स या इनकम्प्लीट डी सब सेल्स, ये डी सब सेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, या डी सेल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्रोमियम है, अब क्रोमियम जो है यहाँ अपन कह रहे हैं +2 में, तो वो किस में जा सकता है, +3 में भी जा सकता है। या अगर अपन मैंगनीज की बात करते हैं Mn+7 में, तो +7 वाला किस में जा सकता है, यहाँ पर +2 में जा सकता है। तो कहने का मतलब है अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर ये कम हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर इनका खुद का हो रहा है तो दूसरे जो कंपाउंड हैं उनको ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं। अगर ये खुद के अंदर अपना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर सकते हैं तो दूसरे कंपाउंड को, दूसरे एलिमेंट को या दूसरी रिएक्शंस को ये क्या कर सकते हैं, कैटलाइज कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ मिलती है, कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। अब कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में ये काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन रिएक्शंस, और भी काफ़ी सारी रिएक्शंस है जिसमें ये कैटलिस्ट काम करते हैं। और कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज आने का रीज़न यही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। और इनका जो साइज है वो भी लगभग सिमिलर होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इनमें ये प्रॉपर्टीज आ रही है। जैसे Mn+7 से +2 में जा सकता है, इसका मतलब इसका रिडक्शन भी हो सकता है, और +2 से अगर +7 जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो दोनों टाइप की रिएक्शंस ये शो करता है। मैंगनीज कर सकता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई भी एलिमेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी एलिमेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ काफ़ी सारी रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट का जो काम करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। तो अपन कहते हैं डी ब्लॉक में काफ़ी सारे एलिमेंट काफ़ी सारी वेरियस रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं उसके अपन 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, देखो, जैसे अपने पास वेजिटेबल ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल, और इसमें अपन कौन सी गैस डालते हैं, हाइड्रोजन गैस। यहाँ अपन निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम कोई भी एक मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो आगे ये वेजिटेबल फैट बन जाएगा। फैट का मतलब घी बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस में कौन सा कैटलिस्ट काम आ रहा है, निकल काम आ रहा है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको रिडक्शन करना है, जैसे RCOCl है और इसका रिडक्शन करना है, 2 हाइड्रोजन लेने हैं, तो ये यहाँ पर पैलेडियम + BaSO4, यहाँ ये कैटलिस्ट काम में लेते हैं, और क्या बन जाएगा, RCO और H बन जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी रिएक्शंस है जिसमें ये कैटलिस्ट काम करता है। जैसे अपन कहते हैं अमोनिया अगर बनाना आपको इंडस्ट्रियल में, तो ये ऐसे बना सकते हैं, N2+3H2 ले लिया, और यहाँ आयरन और एक मोलिब्डेनम, ये दोनों काम में लेते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NH3 बन जाएगा। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस है जिसमें एज ए कैटलिस्ट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट काम कर रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट काम कर रहे हैं। निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, आयरन हो गया, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है एक एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम भी डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक जो प्रॉपर्टीज होती है ये है कि इनका साइज के अलावा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। अब बताओ, अगर इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ये मान लो सेल्स और ये डी ऑर्बिटल्स, अगर ये इनके पास डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल का कोई भी रिएक्टेंट इसका यूज करेगा और रिएक्टेंट यूज करने के बाद में ये काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करेगा। तो काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करने का काम ये कौन से करते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। और करने का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये एज ए बिहेव एज ए कैटलिस्ट। तो इसकी कुछ लैंग्वेज अपन को लिखनी है, तो क्या लिखनी है वो अपन लिख देते हैं आगे। कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट behave as a catalyst due to unpaired d orbitals और blank d orbitals लिख दिया। ये d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, खाली भी हो सकता है इनके पास और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं उसके अंदर। दूसरी चीज़ अपन लिखेंगे, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट these element behave as a catalyst और थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस can be catalyzed like oxidation, reduction, हाइड्रोलाइसिस। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं और उनके एग्जांपल मैंने प्रीवियस जो पेपर है उस पर बता दिया है कि अगर आपको वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना है तो उसके लिए निकल का यूज करेंगे। अमोनिया को अगर आपको इंडस्ट्री में बनाना है तो उसके लिए आपको आयरन और मोलिब्डेनम, जहाँ आयरन तो कैटलिस्ट है लेकिन मोलिब्डेनम जो है वो एक्टिवेटर है जो कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट करता है। और काफ़ी सारी रिएक्शंस, जैसे यहाँ SO2 का ऑक्सीडेशन करना है, SO2 + O2 और क्या बन जाता है SO3। तो यहाँ पे कैटलिस्ट V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करेंगे। तो जनरली ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस और हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशंस वगैरह ये जो रिएक्शंस है उसमें ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकते हैं। तो ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज अपन ने बताई है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों करता है इसका रीज़न अपन ने बताया। और डी ब्लॉक के जो वैलेंस सेल्स होते हैं उन सेल्स में खाली डी ऑर्बिटल्स का रिएक्टेंट यूज करेगा और उन खाली डी ऑर्बिटल्स पे रिएक्शंस करेगा खुद और उसके बाद में प्रोडक्ट बन के उस डी ऑर्बिटल्स को फ्री कर देगा, मतलब डी ऑर्बिटल से हट जाएगा। इस तरह से अपन काफ़ी सारी रिएक्शंस में इनका पार्टिसिपेंट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का।
तो ये अपन ने आज जो प्रॉपर्टीज़ बताई है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ क्लियर करी है, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़। अब अपन आगे बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, लगभग 6 पॉइंट हो सकता है इसका, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, हालांकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, तो इसको अपन फटाफट रिवाइज करेंगे और उसमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वही काम में आने वाली है। तो अपन इसको रिवाइज कर देते हैं एक बार, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। इसके लिए मैं वापस एक बार आपको बताता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है, सेल्स होती है, और इन सेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करने का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये जो मोशन है इसका खुद का इलेक्ट्रॉन का, इस मोशन को क्या बोलेंगे अपन, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो ऑर्बिटल, लेकिन अगर यहाँ खुद जो है अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, स्पिन कर रहा है खुद के एक्सिस पे, तो यहाँ अपन बताएंगे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे ही स्पिन करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिन मोशन। तो दो टाइप के मोशन मिल रहे हैं, एक तो स्पिन और एक ऑर्बिटल्स। और ये मैग्नेटिक जो ऑर्बिटल्स के कारण है उसके कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं आती है जितना इसमें स्पिन के कारण आ रहा है। तो अपन कहेंगे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल प्लस म्यू एस। अब म्यू एल क्या है और म्यू एस क्या है, तो म्यू एल तो हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू एस हो गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और दोनों का जो सम आएगा तब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और इसकी एक यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, BM। और बोर मैग्नेटॉन जो है यूनिट है वो किसकी है, यहाँ म्यू की है। इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो पहले म्यू एल क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और म्यू एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों का जो सम आएगा वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब म्यू की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है अपन के पास, और म्यू जो है लगभग किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर, क्योंकि ऑर्बिटल्स के कारण जितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप नहीं होता है उतना मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन के कारण हो रहा है। तो जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो लगभग म्यू के इक्वल होती है। अब ये म्यू निकालना कैसे है, इसके लिए अपन एक फॉर्मूला बताएंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, ये किसी भी एलिमेंट का, आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। अब इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट भी क्या है, बोर मैग्नेटॉन है। बोर मैग्नेटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो यहाँ n क्या है, n इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कुल कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये n की वैल्यू अपन को कैसे कैलकुलेट करनी है ये अभी अपन बताएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़ अपन ने यहाँ समझाई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन। और खुद के एक्सिस पे भी स्पिन करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन। जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, एक बार क्लॉकवाइज दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, ये मोशन कौन सा, स्पिन। लेकिन मेरा हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो मोशन कौन सा हो गया, ऑर्बिटल। स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू एस, और ये म्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, रूट n इंटू n+2। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स के अंदर, और यहाँ एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो है वो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज उसको वापस रिपेल कर देगा। तो कुल मिला के यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाता है, ज़ीरो। अगर कोई सबसेल्स के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, ज़ीरो। और उसका रीज़न यही है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दोनों का स्पिन कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है
और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन को कैलकुलेट कैसे करना है वो अभी देखते हैं अपन। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देते हैं अपन ताकि आपको ये सॉल्यूशन मिल जाए इसका। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr+3 आयन। Cr+3 आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये आंसर बता रहे हैं अपन। म्यू इज इक्वल टू n/n+2 और n यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर। तो पहले अपन क्रोमियम की तरफ आते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, 24 नंबर पे आता है 24 पे। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, 3d5 4s1, ये जनरल है। अगर क्रोमियम का स्ट्रक्चर देखें तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, एक एस के अंदर होता है और पांचों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो सारे के सारे अनपेयर्ड है। अभी अगर यहाँ आपको दिख रहा है तो n की वैल्यू 6 दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा क्रोमियम+3 आयन का निकालना है। क्रोमियम+3 आयन के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे। अब वो गायब कैसे करने हैं, एक तो वैलेंस शेल का s का गायब, फिर 3D में से भी ये गायब हो जाएगा ये। अब ये गायब होने के बाद में अब अपन ने कहा कि ये इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने आ गए हैं मेरे पास, 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो म्यू इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, √3 × 3+2, 3+2 कितना होता है 5, तो म्यू इज इक्वल टू √3 × 5 और आंसर आ जाएगा 15 और इसकी यूनिट क्या आएगी, बोर मैग्नेटॉन। ये 15 इसका आंसर है और 15 का भी रूट करना आपको। तो अगर 16 होता तो रूट करते तो 4 आ जाता, लेकिन 3.7 के लगभग इसका आंसर बनेगा। रूट में ये आंसर आया, इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 3.7। अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से आंसर निकल सकता है, ये वैल्यू आ सकती है। तो तरीका वही है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ रखा है, तो ऐसा नहीं करना है कि फॉर्मूला ही भूल जाओ। फॉर्मूला देख के उसके बेस पे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये इस तरीके से आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब देखो और भी इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कैसे किसी का मैग्नेटिक मोमेंट अपन को फाइंड करना होता है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज दीज एलिमेंट और आयन, arrange these element or ion with increasing their magnetic moment, तो मैग्नेटिक मोमेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स या आयंस को अरेंज करना है। और ऑप्शन में आपको दे रखे हैं ये, ए है Cr+2 आयन, बी है Mn+2 आयन और सी है जिंक+2 आयन और डी है Cu+2 आयन। ये चारों +2 में है और आपको इनको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैंने फॉर्मूला बताया है, देखो आंसर करते हैं इसका। आंसर
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, और एन की वैल्यू को क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो कैलकुलेट करना है। तो एन की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो अगर आपको ए लेना है, ए का मतलब क्या हो गया, सी आर प्लस टू, और सी आर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s1, और सी आर प्लस टू में रह जाएगा अपने पास 3d4। तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई इसमें 4, ये ए का ऑप्शन मैंने बता दिया, n की वैल्यू कितनी हो गई 4, ड्यू टू डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। बी पार्ट सॉल्व करते हैं, mn प्लस टू, और mn प्लस टू का mn का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, तो mn प्लस टू में ये कौन सा स्टेट आ जाएगा 3d5, और d में 5 ऑर्बिटल, पाँचों में एक एक रहेगा, तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ n की वैल्यू 5 आ गई है। c की वैल्यू निकालते हैं Zn प्लस टू आयन, Zn प्लस टू का जो कॉन्फ़िगरेशन है, Zn का कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2, और प्लस टू स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, 2 गायब कर दो, तो हो गया 3d10, और n की वैल्यू अपन कहते हैं d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेयर्ड तो मिला ही नहीं, तो n की वैल्यू हो गई इसमें 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 मानेंगे। अब डी ऑप्शन ले लेते हैं Cu प्लस टू का, और Cu का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है नॉर्मली 3d10 4s1, ये एक्सेप्शन मैंने बताया था कॉपर और क्रोमियम का। अब यहाँ कॉपर प्लस टू स्टेट में जाएगा तो कितना आ जाएगा 3d9, और 4s हो गया 0, और n की जब वैल्यू करेंगे अपन n इजिकल टू 1, ये आया कैसे, इसको समझने के लिए अपन देखो ऑर्बिटल्स का सिंबल, ये डायग्राम बनाते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और आपको 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब पेड़ तो हो गए, 4 पेड़ हो गए, एक अनपेड रह गया, n की वैल्यू 1 हो गई। तो n की वैल्यू के बेस पे अगर आपको इनको अरेंज करना है तो किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो तो अपन लिखेंगे सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट होगा n की वैल्यू 0 वाले का, क्योंकि 0 रखते ही फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कम आएगी, जितना ज़्यादा n की वैल्यू होगी वो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अपन इसका आंसर में लिखते हैं, ऑर्डर क्या रहेगा, Zn प्लस टू इज सबसे लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयंस इज Zn प्लस टू, उससे ज़्यादा आपके पास मिल जाएगा Cu प्लस टू में, उससे भी ज़्यादा आपके पास मिल जाएगा Cr प्लस टू में, और उससे भी ज़्यादा आएगा आपके Mn प्लस टू में। तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और डिक्रीजिंग में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ आपको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका और n की वैल्यू निकालने का तरीका बताया। अब n की वैल्यू से आप किसी भी एलिमेंट या आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गिवन फॉर्मूला, और इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन, ये इनकी यूनिट होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में इतना बताएंगे, इसके बाद अपन ये इसको वापस 3 पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, नाम बता देंगे, समझा देंगे, लेकिन रिटर्न वर्क नहीं करवाएंगे क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में इसको पूरा लिखवा रखा है। तो आप अपने पुराने वीडियोस को देखो ध्यान से, फर्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, उसमें मैंने 5 पार्ट्स करवाए हैं, लेकिन इसमें अपन 3 पार्ट्स ही पढ़ेंगे। जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट 3 प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, उनमें से वो वाली चीज़ें अपन करते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन सा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पे डी ब्लॉक के एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया अपन ने, वो अपन नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ए जो आएगा वो कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक
ये समझा देंगे, इसमें लिखेंगे कुछ नहीं। बी आएगा डायामैग्नेटिक और सी पार्ट आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक। ये 3 पार्ट अपन को करने हैं। और तीनों पार्ट में जब अपन बात करते हैं, कौन सी बात करेंगे सबसे पहले? पैरामैग्नेटिक की। और पैरामैग्नेटिक होता क्या है, क्या इसमें प्रॉपर्टीज मिलती है डी ब्लॉक के एलिमेंट की। तो बात करते हैं पैरामैग्नेटिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखो, पैरा वर्ड जो है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को शो करेगा। अगर डी सबसेल के अंदर या एस के अंदर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को वो वीकली अट्रैक्ट करेगा। और वीकली अट्रैक्ट करेगा वो किसके कारण करेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जितने ज़्यादा होंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज़्यादा आएगी। और उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर किसके कारण? ये अपन ने डायग्राम के थ्रू भी बताया था। इसका एक बार डायग्राम वापस बताते हैं। इधर एन है और इधर एस है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ चलता है? एन टू एस। और आपने एक सब्सटेंस ये रख दिया यहाँ पे। सब्सटेंस रखने के बाद में अपन को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ये चलेगा, लेकिन ये किसकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा? वीकली अट्रैक्ट रहेगा। ये इस टाइप से इसका अरेंजमेंट आएगा। एन से एस चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करेगा। और अगर वीकली अट्रैक्ट करेगा तो उस सब्सटेंस को या उस डी ब्लॉक एलिमेंट को या कंपाउंड को आप नाम दोगे पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। और इनके एग्जाम्पल अपन पैरामैग्नेटिक के क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं Cr+2, Mn+2, Cu+2 और स्कैंडियम तो जनरली +3 में होता है। +2 में अगर आता है स्कैंडियम तो अपन उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन +2 वाला लिखना नहीं, स्टेबल नहीं है। और इसके अलावा आप Cr+5 या +6 भी, 6 नहीं लिखना है, Cr+3 लिख सकते हैं। +5 की स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। तो ये जितने भी आयंस मैंने लिखे हैं Ni+2 वगैरह, ये जो आयंस लिखे हैं ये सारे कौन से होंगे? पैरामैग्नेटिक। और इन सब में क्या अवेलेबल रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। और अनपेयर्ड के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ वीकली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इनका नाम पैरामैग्नेटिक रखा है। अब अपन बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक दो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को रिपेल करते हैं, जिससे इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इन सब्सटेंस को अपन नाम देंगे डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक में अगर डायग्राम बनाना अपन को तो इस टाइप से डायग्राम बनाएंगे। ये एन पोल, ये एस पोल, और आपने इसके अंदर एक सब्सटेंस रख दिया ये। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ चलेगा? एन टू एस। लेकिन एन टू एस इस सब्सटेंस से थोड़ा दूर रहेगा फील्ड। क्यों रहेगा? क्योंकि ये वीकली रिपेल करेगा। और इन सब्सटेंस को अपन क्या नाम देंगे? डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें मिलेगी। और यहाँ अपन इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Zn भी लिख सकते हैं, Zn+2 भी लिख सकते हैं, Mn+7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारे इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। सातों के सातों ही इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कौन सी गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है? इनर्ट गैस। या अपन लिख सकते हैं Scandium+3। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो सारे किसके हैं? डायामैग्नेटिक के। और डायामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इस पेयर्ड के कारण इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है? ज़ीरो। उन सब्सटेंस को अपन ने नाम दिया है डायामैग्नेटिक। अब लास्ट जो टर्म आ रहा है वो फेरोमैग्नेटिक है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फेरोमैग्नेटिक है स्ट्रांगली, अपन कहते हैं अगर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक अगर कोई सब्सटेंस होगा तो उसका नाम अपन क्या रखेंगे, फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ये एक चीज़ मैंने बताई आपको कि भाई पार्टिकल्स के 4 ग्रुप बने हैं, लेकिन चारों का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक मोमेंट जो है डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है। अब चारों का डायरेक्शन अलग अलग आ रहा है और इस सब्सटेंस को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, मैग्नेट के अंदर। ये एन पोल और ये एस पोल, और इसमें आपने ये सब्सटेंस रख दिया है। तो इसका सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे सारे पार्टिकल्स। तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। ये डोमेन्स जो है सारे एक ही तरफ अरेंज हो गए। तो अब ये खुद जो है एक बिहेव करेंगे एज लाइक ए मैग्नेट। और ये जो पोल है इसका पोल अपन एन पोल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आप इसका एग्जांपल घर पे कर सकते हैं। एक कील लेनी है आपको और एक मैग्नेट लेना है। कील को मैग्नेट से रगड़ना है और रगड़ के कील को फिर मिट्टी के पास लेके जाना है। तो मिट्टी के में से कुछ पार्टिकल्स को ये अपनी तरफ कील अट्रैक्ट कर लेगी। इसका मतलब इसके अंदर भी वो प्रॉपर्टीज आ गई है जो मैग्नेट के अंदर थी। उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपन नाम देंगे फेरोमैग्नेटिक। तो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक को आप नाम दे सकते हैं फेरोमैग्नेटिक। और इनमें ये जो प्रॉपर्टीज आई है वो किसके कारण आई है, डोमेन्स के कारण। और डोमेन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन विच ऑल द पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज in the magnetic moment, but in presence of magnetic field they are arranged in a regular manner and they behave as a magnet। तो उस सब्सटेंस को अपन नाम देंगे फेरोमैग्नेटिक। और एग्जाम्पल आपको लिखना है फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे जो अपना टॉपिक था, we can classify the d block element in 3 types on the basis of their magnetic properties, and the name of these properties are paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic। और इन सब के एग्जाम्पल अपन को याद रखने हैं। कम से कम 2-3 एग्जाम्पल तो आपको याद होने चाहिए। इनकी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है और ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, इसको आपको ध्यान में रख के ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टॉपिक अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो अपन करते हैं कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नई प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, हेडिंग लगा देते हैं कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये लगभग 7 होनी चाहिए, हालांकि नंबर्स मालूम नहीं है, टॉपिक नंबर है अपने कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली अपन कहते हैं आयरन अलग कलर का दिखता है और कॉपर अलग कलर का दिख रहा है, जिंक अलग का दिखता है, गोल्ड अलग दिखता है, सिल्वर अलग दिखता है और प्लेटिनम अलग कलर्स के दिखते हैं। तो ये कलर्स क्यों शो कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है डिफरेंट कलर्स क्यों शो करते हैं। और मैंगनीज आपको अलग कलर का, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का अपन को दिखता है। ये रीज़न क्या है, इनमें सारे जो पार्टिकल्स है या एलिमेंट है या कंपाउंड है डिफरेंट कलर्स के क्यों दिख रहे हैं अपन को। तो निकल जो है वो ग्रीन कलर में दिखता है, उसके कंपाउंड भी ग्रीन कलर के हैं। तो ये एलिमेंट्स के बारे में अपन बात करते हैं कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको अगर सीधा सा सिंपल याद रखना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्स क्यों शो करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक सिंपल वर्ड याद रखो। अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे कलर्ड होंगे, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब वो कलरलेस होंगे। तो कलर्ड शो करने का रीज़न होता है इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन कहते हैं, मान लो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके नाम dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये होते हैं
और ये जो है अपन कहते हैं इनमें जनरली ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम होती है, तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को अपन डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर डिफरेंस होगा तो दो ग्रुप बनेंगे इसके अंदर, ये दो ग्रुप बन गए। एक लो एनर्जी वाले कुछ ऑर्बिटल अरेंज हो जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी में चले जाते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड इसमें आ सकते हैं, और डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये आपके हायर एनर्जी में अवेलेबल। तो इन ऑर्बिटल्स के नाम अपन को वैसे भी आगे काम आएंगे, एक चैप्टर आएगा उसमें भी ये नाम काम आएंगे, तो अभी से ये नाम याद रख लो। ये अपन ने कैसे ही लिख दिया है डी ब्लॉक के एलिमेंट के नाम। इनमें से 3 एलिमेंट जो है, 3 ऑर्बिटल्स जो है वो लो एनर्जी में रहेंगे, बाकी के 2 क्या रहेंगे, हायर एनर्जी में। अब मैं कहता हूँ मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेड है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेड सारे किस में जाएंगे, इसमें चले गए। और ये अपन कहते हैं सनलाइट से या कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड होंगे, और एक्साइटेड होके किस में आ जाएंगे, इस हायर एनर्जी लेवल में आ जाएंगे। और हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड लेवल पे जाता है, ग्राउंड स्टेट पे जाता है, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा यहाँ से वापस कम बैक कर रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से क्या निकल रही है, एनर्जी एमिट हो रही है। और ये एमिटेड एनर्जी अपन को किसके फॉर्म में दिखेगी, कलर्स के फॉर्म में। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, उसका रीज़न अपन ने यहाँ बताया कि अगर अपन कहते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो लो एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, और अगर वापस अपन ग्राउंड स्टेट में ये आएंगे तो जो एमिटेड एनर्जी है वो अपन को किसके फॉर्म में दिखेगी, कलर्स के फॉर्म में। तो ये अपन यहाँ बता रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड क्यों शो करते हैं, और अलग अलग कलर्स जिस टाइप की वेवलेंथ अपन को मिलेगी उस टाइप का कलर अपन को यहाँ पे दिखेगा। अब इसके बारे में अपन को जो चीज़ें लिखनी है वो लिख देते हैं ताकि ये टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट shows the color, these elements shows different types of color, these element shows different types of colors on the basis of their wavelength and frequency. Their wavelength and frequency. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेस पे अपन बोलते हैं ये अलग अलग कलर्स शो करते हैं। और अगर अपन कहेंगे कि इसके अंदर कलर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी से हायर और हायर से वापस लो में ट्रांजिशन के कारण होता है, तो इस ट्रांजिशन को अपन क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन। डी और डी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशंस के कारण ये इसमें कलर्स अपन को मिलेंगे। और जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन है, पेड वाला ये लो से हाई या हाई से लो नहीं करेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन साथ में अपन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं ले जा सकते। तो अपन लिख सकते हैं इसके आगे, few elements like zinc, cadmium and mercury do not
shows color due to absence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जिसके पास नहीं होगा वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो कलरलेस है। जैसे आपको क्वेश्चन अगर मिले टाइटेनियम +4 कलरलेस है या कलर्ड है, तो अपन को क्या लिखना है, आपको लिखना है इट इज़ अ कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता तो ये कौन सा हो जाएगा, कलरलेस है। तो ये सारे जो टॉपिक्स अपन ने कराए हैं इसके अंदर कलर्स क्यों शो करता है और कलर नहीं शो करता है, ये टॉपिक आज के टॉपिक में अपन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।